हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की इस क्लास में मैं सेमेस्टर 3 CC7 में चीन जापान युद्ध के कारणों के विषय में चर्चा करूंगी। 1894-95 ईस्वी में चीन और जापान के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें अंततः जापान की जीत हुई थी। उस समय तक जापान साम्राज्यवादी विचारधारा को अपना चुका था और पश्चिमी देशों की तरह अपने साम्राज्य का प्रसार करना चाहता था। उसके लिए चीन को अपने प्रसारवादी नीतियों का शिकार बनाना सबसे आसान था। अतः उसने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का मुख्य लक्ष्य चीन को बनाया तथा कोरिया में अपनी ताकत बढ़ाने लगा। उस समय तक कोरिया अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जापान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश था। इसलिए जापान की कोरिया प्रायद्वीप में काफ़ी पहले से ही रुचि थी। इसके अलावा अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जापान यह चाहता था कि कोरिया पर उसका अधिकार हो। चीन के मंचू शासकों ने 17वीं शताब्दी में ही कोरिया पर अधिकार कर लिया था और उस समय से कोरिया पर चीन का अधिकार था। चीन का संपूर्ण अधिकार न होने पर भी कोरिया को चीन का एक अधीनस्थ राज्य माना जाता था। उस समय कोरिया का राजा एक स्वतंत्र शासक की तरह राज करता था, पर वह चीन के सम्राट को अपना अधिपति मानता था। कोरिया के सिंहासन पर बैठने वाला नया राजा चीन के सम्राट की अनुमति प्राप्त करता था तथा प्रतिवर्ष चीनी सम्राट के लिए भेंट और उपहार भेजता था। इस प्रकार चीन का एक संरक्षित प्रदेश था। इस प्रकार कोरिया चीन का एक संरक्षित प्रदेश था। जापान कोरिया को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता था। इसके साथ ही इस प्रदेश में उसका अपना परंपरागत स्वार्थ भी था। जापान में सैनिकवाद के उदय के पश्चात कोरिया के संबंध में उग्र नीति अपनाना आवश्यक हो चुका था। उस समय कोरिया यूरोपीय राजनीति के चंगुल में फंसता जा रहा था और साम्राज्यवादी ताकतें धीरे धीरे उस पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। उसका संरक्षक चीन कई टुकड़ों में बंटकर यूरोपीय राज्यों के अधीन हो चुका था। ऐसी स्थिति में अवश्य ही कोरिया पर किसी न किसी यूरोपीय देश का कब्जा होना निश्चित था। पश्चिमी देशों ने पहले से ही कोरिया के साथ कई संधियां की थी और उन्होंने चीन के अधीनस्थ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। उस समय रूस का प्रसार पूर्वी क्षेत्रों में तेजी से हो रहा था। उसने कोरिया की उत्तरी सीमा के निकट व्लादिवोस्टोक नामक एक बंदरगाह का निर्माण कर लिया था, पर जाड़े के मौसम में वह बंदरगाह बर्फ के गिरने के कारण बंद हो जाता था। इसलिए रूस दक्षिण की ओर एक नया मार्ग चाहता था ताकि प्रशांत महासागर में वह आसानी से आ जा सके। इसलिए वह कोरिया पर अधिकार करना चाहता था। रूस की गतिविधियों से जापान पहले से ही सशंकित था और वह जल्द से जल्द कोरिया पर अपना अधिकार कायम करना चाहता था। काफी पहले से ही जापान कोरिया में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। 1875 ईस्वी में उसका एक जहाज कोरिया के समुद्र तट पर पहुंचा, पर उसके वहां पहुंचते ही कोरियाई सेना ने उस पर गोलीबारी आरंभ कर दी। इससे जापान में उत्तेजना बढ़ने लगी और वहां के नेता कोरिया के विरुद्ध युद्ध की मांग करने लगे। पर उस समय थोड़ा संयम से काम लिया गया और एक जापानी शिष्टमंडल को कोरिया भेजने का निश्चय किया गया। इस शिष्टमंडल को कोरिया के साथ एक व्यापारिक संधि करने की भी जिम्मेदारी दी गई। 1876 ईस्वी में जापानी शिष्टमंडल कोरिया की राजधानी पहुंचा और जापान की धमकी से डरकर कोरिया ने उसके साथ संधि कर ली। जापान को इस संधि के द्वारा कई विशेषाधिकार मिले और कोरिया की कुछ बंदरगाहों को उसके लिए खोल दिया गया। कोरिया में जापान को राज्य क्षेत्रातीत अधिकार भी मिला और उसने कोरिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी।
जापान का यह कार्य चीनी संप्रभुता को एक खुली चुनौती की तरह था, पर चीन ने उस समय इसका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया। परिणाम स्वरूप कोरिया में जापान का प्रभाव बढ़ने लगा। कोरिया से जापान की संधि के पश्चात दूसरे राज्य भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। अतः 1882 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया के बीच एक संधि हुई। उसके पश्चात उन्हीं शर्तों पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और इटली ने भी कोरिया के साथ अलग अलग संधि की। चीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया, अतः कोरिया को चीन की अधीनता से मुक्त मान लिया गया। कोरिया के तत्कालीन शासकों की अयोग्यता के कारण वहाँ का वातावरण काफी अशांत रहता था। वहाँ की राजनीति में उस समय दो दलों की प्रमुखता थी। एक दल चीन का समर्थक था और दूसरा दल जापान का समर्थन करता था। ईसाई धर्म के आगमन से कोरिया में भी आधुनिकता की लहर फैलने लगी थी। इस आधुनिकता के विरोध में वहाँ एक रूढ़िवादी दल तोंगहाक नामक रूढ़िवादी दल का प्रभाव बढ़ने लगा। शासक वर्ग ने एक ओर तो परंपरा को मजबूत करने का प्रयास किया और दूसरी ओर कुछ सुधारों को भी लागू किया। रूढ़िवादी विचारधारा का संचालन महान राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था। वह पृथकता की नीति अर्थात किसी से भी मेल जोल बढ़ाए जाने का विरोधी था और जापान का कट्टर विरोधी था। रूढ़िवादी लोगों को चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि सुधारवादी पूरी तरह से जापान पर आश्रित थे। उस समय जापान में उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। जापानी अधिकारी क्षेत्रीय प्रसार की मांग कर रहे थे और उनकी यह मांग थी कि चीन के द्वारा ताकतवर होने से पहले ही जापान को कोरिया पर अधिकार कर लेना चाहिए। 1882 ईस्वी में कोरिया में सुधारवादियों और रूढ़िवादियों के बीच संघर्ष छिड़ गया। रूढ़िवादियों ने जापानी दूतावास पर हमला कर वहां से लोगों को बाहर निकाल दिया। इस घटना से जापानी अधिकारी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कोरिया पर हमला करने की धमकी दी। वार्तालाप के पश्चात कोरिया ने जापान को एक बड़ी रकम हर्जाने के रूप में दी तथा अपने दूतावास की रक्षा के लिए जापान को कोरिया में फौज रखने का अधिकार मिला। 1884 ईस्वी में कोरिया में पुनः गड़बड़ी फैल गई। इस समय चीन यूरोपीय राज्यों से निपटने में अत्यंत व्यस्त था। ऐसे समय में रूढ़िवादियों और सुधारवादियों में पुनः टकराव हो गया। एक ने चीन से और दूसरे ने जापान से मदद मांगी। चीन और जापान दोनों ने अपने अपने पक्ष के लिए सैनिक सहायता भेजी। दोनों देशों की फौज कोरिया पहुंच गई और ऐसे समय में दोनों पक्ष के लिए काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, पर दोनों पक्षों ने संयम से काम लिया और 1885 ईस्वी में उनके बीच एक समझौता हो गया। उन्होंने यह निश्चय किया कि दोनों में से यदि किसी को अपनी फौज कोरिया भेजनी पड़े तो वह दूसरे को अवश्य ही सूचित करेगा और मामले के निपटारे के बाद अपनी फौज को कोरिया से वापस बुला लेगा। इस समझौते के पश्चात दोनों देशों ने यानी चीन और जापान ने कोरिया से अपनी अपनी फौजों को हटा लिया और कुछ समय के लिए कोरिया में शांति स्थापित हो गई। 1894 ईस्वी में कोरिया में एक विद्रोह हुआ जो मुख्य रूप से विदेशियों के विरुद्ध था। कोरियाई सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए चीन से मदद मांगी। चीन की सरकार ने चीनी सैनिकों का एक दस्ता कोरिया भेज दिया, पर 1885 ईस्वी के चीन जापान समझौते के अनुसार जापान को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई और न ही उसे बाद में इसके संबंध में बताया गया। जापान ने चीन के इस कार्य का विरोध किया। उसका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों का कोरिया पहुंचना संधि की शर्तों के विरुद्ध था
जापान ने भी इस विरोध के साथ ही जापान ने चीन को सूचित किए बगैर 7,000 सैनिक कोरिया भेज दिए। चीन और जापान के सैनिकों के कोरिया पहुंचने से पहले ही कोरिया की सरकार ने विद्रोह को दबा दिया, पर कोरिया की भूमि पर दो देशों की सेना पहुंच गई थी और विदेशी सेनाओं की उपस्थिति से ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी भी क्षण युद्ध आरंभ हो जाएगा। दोनों पक्षों ने उस समय बातचीत के द्वारा युद्ध को टाल दिया। चीन ने दोनों देशों की सेनाओं को कोरिया से हटने और भविष्य में वहां की राजनीति में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव रखा, पर जापान ने चीन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने यह प्रस्ताव रखा कि दोनों देश मिलकर कोरिया में सुधार कार्यों को आगे बढ़ाएं। चीन ने भी जापान के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। यह स्पष्ट था कि दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे और इसके लिए सिर्फ बहाने की तलाश की जा रही थी। जापान युद्ध के लिए तत्पर था क्योंकि वह पश्चिमी देशों के समक्ष अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। जापान ने मनमाने ढंग से कोरिया में सुधार करने के लिए 26 जून को कोरिया सरकार पर जोर डाला तथा कोरिया की सरकार के द्वारा उसकी मांगों पर आनाकानी किए जाने के बाद 23 जुलाई को जापानी फौजों ने कोरिया के राजा को कैद कर लिया तथा वहां सुधारों की घोषणा कर दी। नई सरकार ने चीनी अधिकारियों को कोरिया से बाहर निकालने के लिए जापान से सहायता मांगी। रूस और इंग्लैंड ने चीन का समर्थन किया, पर जापान ने उन्हें यह कहा कि वह न तो कोरिया को हड़पना चाहता है और न ही विदेशी हितों को किसी प्रकार नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगस्त में एक चीनी जहाज सेना सहित कोरिया की ओर जा रहा था। जापान ने उसे मार्ग में ही रोक दिया और आत्मसमर्पण नहीं करने का बहाना करके उस पर आक्रमण कर दिया। जापान के सभी यात्री इस घटना में चीन के सभी यात्री मारे गए, जिससे क्रोधित होकर चीन ने 1 अगस्त 1894 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध लगभग 9 महीने तक चला, जिसमें जापान पूरी तरह से विजयी हुआ और जल तथा स्थल दोनों क्षेत्रों में चीन की बुरी तरह से पराजय हुई। चीनी सेना को कोरिया से भागना पड़ा और जापानी सेना चीनी फौजों को हराती हुई उसकी राजधानी की ओर बढ़ने लगी। ऐसी हालत में चीन की सरकार ने जापान के समक्ष संधि का प्रस्ताव रखा। 17 अप्रैल 1895 को चीन और जापान के बीच एक संधि हुई, जिसके अंतर्गत कोरिया को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। चीन ने एक बड़ी रकम जापान को युद्ध के हार जाने के तौर पर दी और उसके कुछ प्रदेशों पर जापान का अधिकार हो गया। साथ ही एक व्यापारिक संधि के द्वारा जापान को वे सभी सुविधाएं चीन में मिली जो यूरोपीय देशों को उस समय तक प्राप्त थी। थैंक यू।